Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। NCERT माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट की है और उसमें चैप्टर फर्स्ट सारी जो ग्लोसरी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT बुक में शब्दावली वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फुल एक्सप्लेन्ड NCERT के नाम से प्लेलिस्ट में आपको सीरीज़ मिलेगी। और अब चैप्टर सेकंड हमारा स्टार्ट हुआ है कंज्यूमर थ्योरी या कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। तो उसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लिए हैं, बिल्कुल विद डायग्राम विद फॉर्मूला। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। आज हम चैप्टर सेकंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का उपभोक्ता का बजट, ये हम टॉपिक करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए हैं जिनकी लागत बाजार में दी गई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। देखिए, किसी उपभोक्ता के पास सिर्फ निश्चित मात्रा में इनकम है, दो वस्तुओं पर ही उसको खर्च करनी है जिसकी कॉस्ट है जो मार्केट में दी गई है। दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिलीजुली मात्रा को वो नहीं खरीद सकता जिसका वह उपभोग करना चाहता है। तो उपभोक्ता के लिए जितने भी उपभोग बंडल उसके पास अवेलेबल हैं, दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की इनकम पर ही डिपेंड करता है। तो निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए ही वो उन दोनों वस्तुओं के बंडल को खरीद सकता है। तो जिनका मूल्य उनकी आय से कम भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। तो जो बजट सेट है या फिर बजट रेखा को प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ये आप छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिए साथ साथ। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की इनकम है M, दोनों वस्तुओं की कीमत है P1 P2। यदि उपभोक्ता केले की X1 इकाइयाँ खरीदता है तो कुल मिलाकर P1 X1 उसने इकाइयाँ खरीदी, तो टोटल जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ यही हुआ जो उसने खर्च किया है। ऐसे ही अगर वो दूसरी वस्तु खरीदता है P2 प्राइस पर X2 इकाइयाँ वो खरीदता है, तो ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें P1 X1 प्लस P2 X2, तो ये टोटल उसने धनराशि व्यय करनी होगी उसको। वह यह बंडल तभी खरीद पाएगा जब उसके पास कम से कम इतनी राशि हो। तो जब तक उसकी कीमत उसके आय के बराबर या कम रहे तभी तक वो वस्तु को खरीद सकता है। ये देखिए, तो P1 X1 प्लस P2 X2 या तो उसकी टोटल इनकम से ये खर्चा कम होगा या फिर बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि वो अपने बजट से बाहर तो जा नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए और इसको अच्छे से समझेंगे हम। यदि एक उपभोक्ता का उदाहरण लेंगे जिसके पास 20 रुपये हैं, मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये दे रखी है, तो जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है वो क्या क्या हो सकते हैं। या तो वो दोनों वस्तुओं को ना ले, या तो फिर एक को एक ले ले दूसरी को ना ले, या फिर एक को दो ले ले, 3 4। ठीक है, फिर पहले वाली को ले ले दूसरी वस्तु को ना ले, या फिर दोनों को एक एक, या फिर एक की 1 इकाई या दूसरे की 2 इकाई। तो इस तरीके से वो टोटल 20 रुपये अपने खर्च कर देगा। ठीक, तो दोनों ही वस्तुएं वो अपनी ये उसका बजट सेट है, ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर है। ये दूसरी वस्तु आम का प्राइस है और ये केले का प्राइस है। तो वो इस बजट सेट से, इस प्राइस लाइन से वो इससे बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर रहकर ही उसे दोनों वस्तुओं के बंडलों को खरीदना होगा या फिर बिल्कुल इसके बराबर। ठीक है, अब इस रेखा में वे सभी बंडल शामिल है जिसकी लागत M के बराबर है। यही रेखा बजट रेखा कहलाती है, प्राइस लाइन कहलाती है, कीमत रेखा कहलाती है। बजट रेखा के नीचे के बिंदु उन सभी बंडलों को दिखाएंगे जो M से बिल्कुल कम होंगे। यहाँ वाले ये M से कम है, बजट रेखा पर जो है वो M के बराबर है। M मतलब उसका जो टोटल इनकम है। अब इसी प्रकार अगर वो दूसरी वस्तु को ले X2, M/P2 माइनस P1/P2 X1। बजट एक सीधी रेखा है, M/P1 M/P2 ये दूसरी वस्तु का प्राइस है और ये M/P1 पहली वस्तु यानी कि केले का प्राइस है। तो उपभोक्ता उसी स्थिति में इनको खरीदेगा जब वह अपनी सारी आय केले पर खर्च कर दे। ठीक है, अगर वह एक्स एक्सिस पे है, इधर है, तो वो अपनी सारी इनकम केले पे खर्च करेगा। अगर वो इधर है तो वो सारी की सारी अपनी किस पे खर्च करेगा, आम पर। तो समस्तरीय एक्स एक्सिस है और जो ये ऊर्ध्वाधर बोला है ये वाई एक्सिस है। ये याद रखना आप, इसमें थोड़ी सी आपको टिपिकल हिंदी दिखाई देगी, लेकिन समस्तरीय मतलब हॉरिजॉन्टल
ये एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस। ये बातें आप नोट कर लेना। अब उसके बाद है बजट रेखा पर किसी बिंदु के विषय में हमें सोचना है। तो मान लीजिए हम एक ऐसे बंडल को लेते हैं जिसमें उपभोक्ता का पूरा बजट व्यय हो जाता है। उपभोक्ता केले की एक इकाई लेना चाहता है, अधिक लेना चाहता है तभी ही लेगा जब वो दूसरी इकाई यानी कि पहले वाली को छोड़ देगा। इधर क्या है, बुक के हिसाब से हम एग्जाम्पल ले तो इधर केला और इधर आम वाई एक्सिस पर, ये है एक्स एक्सिस, ये बजट है। अगर वो केले की मात्रा लेना चाहता है एक एक्स्ट्रा, तो उसे आम की कुछ इकाई छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम इनको। तो एक अतिरिक्त इकाई के लिए उसको आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है दोनों वस्तुओं की कीमतों पर। अब केले की एक इकाई की लागत P1 है, उसे आम पर P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना होगा। P1 से वह वस्तु 2 की P1/P2 इकाइयाँ खरीद सकता है। इस तरीके से ही अगर वस्तु एक को वस्तु दो की जगह लेना है उसको, तो उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये देखिए P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, टोटल बजट इसी के बराबर है। इन दोनों वस्तुओं पर जो खर्च करेगा वो उसकी इनकम के बराबर होगा। अगर हम इनको दोबारा से ये देखें कि एक साइड हमें सिर्फ मात्रा लेनी और एक साइड प्राइस लेना है, तो प्राइस का रिलेशन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन है x2/x1। अगर हम x1 को लेना चाहते हैं तो x2 को हमें थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, सब्सिट्यूट करना पड़ेगा। अब उसके बाद है बजट सेट में बदलाव। अगर बजट सेट है, अब देखो दोनों ही वो बंडल कैसे लेता है, वो उसकी इनकम और दोनों वस्तु की कीमतों पे डिपेंड करता है। अब अगर वस्तु की कीमत या फिर उपभोक्ता की इनकम बदल जाए तो बजट सेट भी बदल जाएगा। अगर उपभोक्ता की इनकम बदल गई, M से बदलकर M1 हो गई, लेकिन दोनों वस्तु की कीमतें वही हैं, तो क्या करेगा, नई इनकम पर उपभोक्ता सभी बंडल खरीद सकता है, जिसके होने पर वो ये M के बराबर या फिर M से कम। तो ध्यान दीजिए, नई बजट रेखा यही है जो उपभोक्ता की इनकम में बदलाव होने से पहले की बजट रेखा की ही प्रवणता थी। मतलब आय में बदलाव के साथ जो वर्टिकल एक्सिस है वो बदल गया। यदि इनकम में वृद्धि होती है तो M' ये हो जाएगा। ये देखो, पहले ये बजट सेट था, इनकम बदल गई तो अब दोनों वस्तु को हम ज़्यादा खरीद सकते हैं पहले से। ठीक है, तो उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर, अगर कीमतें भी बदल जाती, साथ में कीमतें भी बढ़ जाती, तो फिर तो वो उतना ही खरीद पाता। यदि इनकम घट जाएगी तो फिर वो उसमें क्या होगा, इस प्रकार का जो बजट रेखा में चेंज है वो बैकवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ होगा। इनकम कम हो जाती है तो फिर वस्तुओं की उपलब्धता भी घट जाएगी। ये देखिए, कम हो गई तो हम इस साइड आ जाएंगे, इनकम ज़्यादा हो गई तो राइट साइड चले जाएंगे। अब है, मान लीजिए वस्तु एक की कीमत P1 से बदलकर, अब वो तो इनकम थी, अब अगर प्राइस बदल जाए, मान लीजिए वस्तु एक की कीमत P1 से बदलकर P-1 हो जाती है, परंतु वस्तु दो की कीमत और उपभोक्ता की इनकम ये नहीं बदलती। ठीक है, तो बिल्कुल आम भाषा में इसको समझाते हैं कि जब यहाँ पर है जो हमने बनानाज लिए हैं और यहाँ पर है मैंगो, ये पहले जो प्राइस लाइन थी वही, इस पर इतने मैंगो और इतने बनाना ये खरीदे जा सकते हैं, या फिर इनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। अगर केले की कीमत कम हो गई, मैंगो की वही है, इनकम वही है, तो हम केले को ज़्यादा खरीद लेंगे, ये मैंगो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो राइट साइड। अगर केले की कीमत ज़्यादा हो गई तो हम फिर केले को कम खरीद लेंगे, लेफ़्ट साइड इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये दिखा रखा है इस डायग्राम में। अब उसके बाद है, बिल्कुल मैं आराम से करवा रही हूँ आपको, आप साथ साथ डायग्राम बना सकते हैं। उपभोक्ता का इष्टतम चयन, भाई उपभोक्ता अब कौन से चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो बजट सेट में वे सभी बजट जो बंडल हैं, सभी बंडल शामिल हैं जो उपभोक्ता के लिए अवेलेबल हैं। उपभोक्ता अपने बजट में उपभोग बंडल को चॉइस करता है, और किस आधार पर करता है, मान लिया जाता है कि वो अपनी रुचि के आधार पर ये करता है। उपभोक्ता के पास सभी मंडलों के जो सेट हैं वो अच्छी तरह विद्यमान है, दोनों मंडलों की तुलना कर सकता है। तो हमने देखा कि जो बजट सेट है या फिर इनकम के बारे में हमने देखा, जितने भी अवेलेबल हैं उसके पास, वो हमने इंडिफरेंस कर्व से दिखाए थे कि एक को अगर ज़्यादा लेना है तो पहले वाले को हम पहले ज़्यादा मात्रा में छोड़ने को तैयार होंगे, फिर कम। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई जाती है, जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप कॉन्वेक्स थी।
तो बस ये सीमांत दर और कीमतों के दर में समानता है। अब इन्होंने कहा कि अब उपभोक्ता इष्टतम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट पर कहाँ होगा और अपने इक्विलिब्रियम पे कहाँ होगा। तो ये देखिए डायग्राम यहाँ भी बना रखा है। ये बजट सेट है, ये इंडिफरेंस कर्व है। हमें पता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर हर जगह जो संतुष्टि है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है हर एक पॉइंट पर। लेकिन जब हम ऊपर जितना ज़्यादा हायर जाते हैं इंडिफरेंस कर्व पर, हायर जाते हैं IC, IC1, IC2, तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ होगा ई पॉइंट पर, क्योंकि ये हमारे बजट में भी है लाइन। ये देखिए, इस बजट से हम बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। अंदर रहेंगे तो हमें संतुष्टि कम मिलेगी। अब संतुष्टि यहाँ भी बराबर है, लेकिन ये IC1 के कंपैरेटिवली IC पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम है। तो IC1 पर और वो बजट सेट में हमारे यहाँ पर IC1 पर सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा है और ये हमारे बजट में भी है। तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा जहाँ वो दोनों वस्तुओं को खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये आपका बजट सेट कंप्लीट है विद डायग्राम। कल हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें हम डिमांड करेंगे, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी ये बिल्कुल ध्यान से नोट्स बना लीजिए, सारे डायग्राम, एक एक फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।